कभी सोचा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को आखिर चुनता कौन है? देखिए, ये कोई सीधी-साधी प्रक्रिया नहीं है। ये तो सत्ता, स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच दशकों से चली आ रही एक जबरदस्त खींचतान की कहानी है। और इस पूरी कहानी के दिल में बस एक ही बुनियादी सवाल है। जजों की नियुक्ति पर आखिरी मोहर कौन लगाए? क्या ये हक जनता की चुनी हुई सरकार का होना चाहिए या फिर खुद न्यायपालिका का? तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि संविधान में आखिर लिखा क्या था, फिर कैसे एक लंबी चली आ रही परंपरा टूट गई और अदालतों ने इस पर क्या कहा। फिर एक नए सिस्टम को आजमाया गया जो फेल हो गया, और आखिर में हम आज इस तलाश में कहाँ तक पहुंचे हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान बनाने वालों ने जजों की नियुक्ति के बारे में क्या सोचा था? उनका ओरिजिनल प्लान क्या था? हमारे संविधान के आर्टिकल 124(2) में एक शब्द है, परामर्श या कंसल्टेशन। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से परामर्श करके जजों की नियुक्ति करेंगे। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसी एक शब्द पर भारत में सबसे बड़ी संवैधानिक बहस छिड़ी है। कई दशकों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, एक अलिखित नियम के हिसाब से। लेकिन फिर आया साल 1973। इस साल सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया, और यहीं से न्यायपालिका और सरकार के बीच एक टकराव का लंबा दौर शुरू हो गया। देखिए, 1973 से पहले तक एक सीधी सी परंपरा थी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सबसे सीनियर जज होगा वही अगला चीफ जस्टिस बनेगा, सिंपल। लेकिन उस साल सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया। 3 सीनियर जजों को साइड करके जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया, और बस यहीं से विवाद की आग भड़क गई। और इस एक फैसले ने ना पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। क्या सरकार न्यायपालिका के काम में दखल दे रही है? क्या वो अपनी पसंद के जज चुन रही है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ये मामला खुद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। अब इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय कानून के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक के बाद एक 3 ऐतिहासिक मामले सामने आए, जिन्हें हम आज 3 जजेस केसेस के नाम से जानते हैं, और इन्हीं मामलों ने नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन एक तरह से इस पूरी खींचतान का सार है। आप देख सकते हैं कि पावर का पेंडुलम कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा है। पहले पलड़ा सरकार की तरफ झुका और फिर जोरदार तरीके से न्यायपालिका की तरफ। तो 1981 के पहले केस में कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ राय लेना है, उस राय को मानना जरूरी नहीं है, मतलब सरकार की राय ही फाइनल होगी। इस एक फैसले ने नियुक्ति की सारी पावर फैक्टिकली सरकार के हाथ में दे दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ठीक 12 साल बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया। दूसरे जजेस केस में कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि नहीं, जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की राय को ही सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी, ताकि राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम हो। ये एक नए युग की शुरुआत थी। अब जो तीसरा मामला था वो थोड़ा अलग था। इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि तब के राष्ट्रपति K.R. नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा कि भाई, ये जो नया सिस्टम बना है ये असल में काम कैसे करेगा, जरा इसे साफ साफ समझा दीजिए। और इसी तीसरे केस के जवाब से जन्म हुआ कोलेजियम सिस्टम का। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। आसान भाषा में कहे तो जज ही जज को चुनेंगे। लेकिन ये जो कोलेजियम सिस्टम था ये भी परफेक्ट नहीं था। जल्द ही इस पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि ये सिस्टम पारदर्शी नहीं है, इसमें भाई भतीजावाद होता है। और इन्हीं आलोचनाओं के बीच सरकार ने एक बार फिर पासा पलटने की कोशिश की। और इन्हीं आलोचनाओं के बीच 2014 में सरकार एक बड़ा बदलाव लेकर आई। संविधान में 99वां संशोधन किया गया, जिसका मकसद था कोलेजियम सिस्टम को खत्म करना और उसकी जगह एक नया कमीशन बनाना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC। तो ये NJAC था क्या? इसका आइडिया था कि पावर को बैलेंस किया जाए। इसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज थे, तो वहीं देश के कानून मंत्री भी थे, और साथ ही 2 बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल थे। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था कोलेजियम, पूरी तरह से जजों का सिस्टम, एक बंद कमरे जैसा,
और दूसरी तरफ था एनजेएसी, जिसमें सरकार और बाहर के लोगों को भी शामिल करके प्रक्रिया को ज्यादा खुला बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन एनजेएसी का ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा दिन नहीं चला। लागू होने के 1 साल के अंदर ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई और कोर्ट का जो फैसला आया वो इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एनजेएसी को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट का मानना था कि इसमें सरकार का सीधा दखल न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, जो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और इसी के साथ कॉलेजियम सिस्टम वापस आ गया। हालांकि एनजेएसी को खत्म करते हुए कोर्ट ने ये भी माना कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है। इसलिए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी बनाया जाए, जिससे कॉलेजियम के काम करने का तरीका और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। तो इतने सालों के उतार चढ़ाव, इतने टकराव और फैसलों के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? क्या हमें वो सही सिस्टम मिल गया है जिसकी तलाश थी? सच्चाई तो ये है कि ये खोज आज भी जारी है। जजों की नियुक्ति का मुद्दा आज भी न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार के जवाबदेही के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये खींचतान खत्म नहीं हुई है, ये आज भी चल रही है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो ये पक्का करे कि हमारे जज पूरी तरह निष्पक्ष हों, लेकिन साथ ही वो उन लोगों के प्रति जवाबदेह भी हों जिनके लिए वो काम करते हैं। इस सवाल का जवाब ही भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।